हेलो नव भारत, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब किसान आज हरियाणा के करनाल में जुटेंगे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज करनाल में प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई है, इसलिए नई अनाज मंडी में सुबह 10 बजे से एक बड़ी पंचायत होगी, जिसके बाद किसान मिनी सचिवालय का घेराव भी करेंगे। इस ऐलान के बाद सरकार और प्रशासन की किसानों के मूवमेंट पर पूरी नजर है। करनाल में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रात 12 बजे से ही करनाल और उसके पड़ोसी जिलों कैथल, पानीपत, जिंद और कुरुक्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शांति बनाए रखना किसान संगठनों की जिम्मेदारी है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर करनाल में ट्रैफिक जाम होने की आशंका जताई है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो आज करनाल से यात्रा करने से बचें या फिर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें। इधर आरएसएस का भारतीय किसान संघ देश भर में आंदोलन की घोषणा के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की है। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक है, यानी कि उन्होंने उस खाई को पाटने की कोशिश की है जिसमें धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज है, विरासतदार है। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। इस कार्यक्रम में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ साथ कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारा देश विविधताओं का देश है। जावेद अख्तर के तालिबान की आरएसएस से तुलना करने के बाद भागवत का ये बयान सामने आया है। मुंबई में भागवत ने धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों पर निशाना साधा है। हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाने के लिए भागवत का यह बयान एक अच्छी पहल भी कहा जा सकता है। विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। बार बार कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते संजय सिंह के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 71 तारीखों में से संजय सिर्फ 4 बार ही कोर्ट में पेश हुए हैं। ऐसे में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरमनजीत सिंह की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। राज्यसभा सांसद को अब पुलिस को 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश मिले हैं। विक्रम सिंह मजीठिया के वकील दमनदीप सिंह सोबती ने संजय सिंह या उनकी ओर से उनके वकील के पेश नहीं होने का विरोध किया था। उनकी जो बेल है वो खारिज कर दी है। बेल बॉन्ड जो सरकार को फोरफिट कर दिए और डायरेक्शन दी गई है कि उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए। 17 सितंबर को इसके लिए उनके अरेस्ट वारंट जारी हो। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख संजय सिंह अग्रिम जमानत की तैयारी में लगे हुए हैं। संजय सिंह के वकील रमेश कपूर का कहना है कि आज अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाएगी। मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे। तो सुना आपने, जिस चीज का डर था वही हुआ। महाराष्ट्र में मंत्री नितिन राउत ने कोरोना की तीसरी लहर आने की पुष्टि कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रिव्यू मीटिंग के बाद राउत ने माना है कि हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो चुका है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने की संभावनाएं हैं। भारत में 11 दिनों के अंदर ही तीसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इसे शानदार दिन बताते हुए बधाइयां दी है। सोमवार के आंकड़ों को मिलाकर देश में अब 69 करोड़ 82 लाख 24,155 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इस बीच केरल हाई कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि कोविशील्ड के लिए भुगतान करने वालों को पहली खुराक से 4 हफ्तों के बाद किसी भी समय दूसरी खुराक लेने का अधिकार है। एक तरफ तो कोरोना का डर है, तो दूसरी ओर यूपी में डेंगू और वायरल बुखार ने कहर ढा दिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि इसकी रोकथाम के लिए फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में विशेषज्ञों की टीमें काम करेंगी ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। ओवल में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया है।
5 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को हराकर ओवल में 50 साल का सूखा खत्म किया है। पहली पारी में पिछड़ने के बाद विराट ब्रिगेड ने शानदार वापसी की और सेकेंड इनिंग में बल्ले के साथ ही गेंद से जबरदस्त खेल दिखाया। अगर इस मैच के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने ओवल में 50 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। 1936 से ओवल में टीम इंडिया दूसरा मैच जीतने में कामयाब हुई है। 157 रनों से इंग्लैंड को टीम इंडिया ने मात दे दी है। 5 मैचों की सीरीज में भारत अब 2-1 से आगे है। दूसरी पारी में 2013 के बाद भारत ने 400 प्लस का स्कोर बनाया है। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा के शतक के बाद भारत ने 466 रन का एक बड़ा स्कोर इस मैच में बनाया। भारतीय टीम के दिए 368 रनों के लक्ष्य को पाने उतरी इंग्लैंड टीम महज 210 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए हैं। बुमराह टेस्ट मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। यानी कि पहली पारी में 99 रनों की लीड लेने के बावजूद अंग्रेजों को इंडिया के सामने घुटने टेकने पड़े और 1971 के बाद हिंदुस्तान ने ओवल में जीत के झंडे गाड़ दिए। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ने लगी है। आज से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से अपने 3 दिवसीय प्रदेश दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही ओवैसी के आने का विरोध शुरू हो गया है और इसकी वजह बना है उनकी पार्टी का एक पोस्टर, जिसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद संत समाज ने ओवैसी को चेतावनी दे डाली है और साधु संत ने ओवैसी की अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो यूपी के मुसलमानों को ओवैसी से बचने की नसीहत तक दे दी थी। दरअसल एआईएमआईएम के सांसद आज अयोध्या के बाद 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। लेकिन अयोध्या में उनके कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली है। रुदौली एसडीएम ने अपने परमिशन लेटर में साफ तौर पर कहा है कि किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण या भद्दी टिप्पणी नहीं की जाएगी। धारा 144 लागू होने के चलते सीआरपीसी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। पंजाब में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के अंदर सीएम पद के चेहरे को लेकर रस्साकशी नजर आ रही है। पार्टी फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत सिंह मान के नाम को आगे करने में कतरा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और संगरूर से 2 बार के सांसद भगवंत मान के समर्थक उन्हें चेहरा घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर राजधानी चंडीगढ़ में भगवंत मान के समर्थकों ने विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा के घर के बाहर प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि पार्टी भगवंत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए। डिमांड हमारी यही है कि भगवंत मान को सीएम अनाउंस किया जाए और जो वर्करों के साथ धोखा किया जा रहा है उसको सुना जाए। कहने का मतलब ये है जो काली कांग्रेसी सर पे लगाए जा रहे हैं उनको ना लगा के वॉलंटियर को आगे किया जाए। जो ये वॉलंटियर के साथ धोखा हो रहा है, जो हमारे सीएम भगवंत मान जिसको बोल रहे हैं उनके साथ भी यही किया जा रहा है और दूसरी पार्टी से ढूंढ के उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रदर्शन को पार्टी आलाकमान पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान को चेहरा घोषित करते हैं या पार्टी किसी और विकल्प को आजमाती है। कथित कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद से सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो कि करीब रात को 8 बजे तक खत्म हुई। इस दौरान उनसे देश विदेश में मौजूद संपत्तियों, बैंक खातों को लेकर सवाल जवाब हुए। कोलकाता के बांकुड़ा थाना के एसएचओ अशोक मिश्रा और अकाउंटेंट नीरज सिंह के यहाँ से बरामद हुए दस्तावेजों को लेकर भी अभिषेक से पूछताछ की गई है। इसके बाद दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से निकलते ही अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनको जो करना है वो कर ले। किसी भी माइकल लाल का अगर हिम्मत है दड़ा ठनका के तृणमूल कांग्रेस को रोके तो उसको मैं चुनौती देके जाता हूं। आप ईडी, सीबीआई, एसएफआई और इनकम टैक्स जो लगाना है लगा दो। हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं। इधर टीएमसी सांसद अभिषेक पर जहां सख्ती की जा रही है, तो उधर बंगाल बीजेपी के विधायक शुवेंदु अधिकारी को राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुवेंदु पर सीआईडी की 1 समेत कुल 3 एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
पुणे में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। वानवड़ी इलाके में 14 साल की बच्ची को 8 दरिंदे ऑटो रिक्शा में उठाकर ले गए और एक फ्लैट में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़िता को सड़क किनारे से अपहरण कर ले गए थे। उस वक्त वह गांव जाने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में पाया था। फिलहाल उसका पुणे के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़िता की निशानदेही पर वानबड़ी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 रेलवे के 4th क्लास के कर्मचारी हैं और बाकी 6 रिक्शा चलाते हैं। सभी को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों के कुछ और साथी इस वारदात में शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। सोमवार को सभी आरोपियों को शिवाजीनगर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। झारखंड के गोड्डा में एक युवक द्वारा महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पथरगामा के पथरिया गांव में ये खबर मिलने पर ग्रामीणों ने उस युवक को बंधक बना लिया और उसको जमकर पीटा। उसके बाद गले में जूते की माला, चेहरे पर कालीख और चूना लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान बाकायदा ढोल भी बजाया जाता रहा और लोग तमाशा देखते रह गए। वो लोग भिड़ के हमको मारने लगा। पत्नी को मारने के क्रम में ग्रामीणों ने मारपीट किया। कौन कौन मारा गया? फंटू यादव, अमृत यादव, गीता देवी और मेलो यादव। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी फुलेश्वर की पत्नी ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसका पति उसे पीट रहा था, लेकिन दूसरी औरत के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर फुलेश्वर यादव को फंसा दिया गया है। सर दारू पी के आ रहे तो बगल में वो से रास्ता बीच के सामने बोला कि गाली पता है। कौन गांव में? पथरिया में सर। अब मेरा ही ना इधर से गया, हम बस मेरा से लटापटी हो गया, मेरा से हो गया सर। वही बोला कि ना बोला कोई झगड़ा बोल रहा कि मार दिया। फिलहाल पथरिया गांव की इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके काम की है। अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर हैं, तो हो सकता है आपको ईपीएफ अकाउंट से आधार लिंकिंग कराने की अनिवार्यता का पता होगा, या फिर आपने अब तक लिंक करा भी लिया होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए, क्योंकि ईपीएफओ ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी जिनका आधार नंबर पीएफ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक होगा। इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि यूएन के आधार से लिंक नहीं होने पर एडवांस निकालने जैसी कई सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में ना तो कर्मचारियों और न ही कंपनियों का पीएफ योगदान खाते में जाएगा। याद रखें, आधार पैन कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक खाते को सक्रिय रखने के साथ साथ शेयर बाजार में निवेश के लिए भी लिंक कराना जरूरी है। सेबी ने स्टॉक मार्केट निवेशकों को इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। अगर आप भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में संचालित होने वाली यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत है। इसके लिए कोंकण रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। टेक्निकल असिस्टेंट पद पर भर्ती के लिए किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इन पदों पर भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगी। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल पद के लिए 7 वैकेंसी है। इन दोनों पदों की वैकेंसी में 5 सीटें ओबीसी और 2 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए अधिकतम उम्र 30 साल और जूनियर टेक्निकल पदों के लिए 25 होनी चाहिए। दोनों पद के लिए कैंडिडेट्स की एज कैलकुलेशन 1 सितंबर 2021 से की जाएगी। देश के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड में कई बदलाव होने जा रहे हैं। अब आधार कार्ड में अगर आप अपडेट करवाएंगे तो उसमें पिता का या फिर पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड में अब रिश्तों की पहचान नहीं हो सकेगी। अब ये सिर्फ आइडेंटिटी के तौर पर ही होगा। आधार कार्ड में अब पिता या फिर पति की जगह केयर ऑफ लिखा जाएगा। हाल ही में एक एप्लीकेंट ने अपना एड्रेस चेंज होने पर अपनी फैमिली के आधार कार्ड को अपडेट करवाया, जिसमें पिता की जगह केयर ऑफ लिख कर आया। उन्हें लगा कि ये गलती से हो गया है, लेकिन बाद में जब उन्होंने आधार सेंटर पर जाकर इसके बारे में बताया तो पता चला कि अब से यही लिखा आएगा। साल 2018 में आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था, जिसमें लोगों की प्राइवेसी की बात कही गई थी।
वहीं अब इसी फैसले के बेसिस पर आधार कार्ड में एप्लीकेंट के रिश्तों की पहचान नहीं बताई जा रही है। इंस्टेंट पेमेंट ऐप गूगल पे अपने यूजर्स के लिए एक नई फैसिलिटी लेकर आया है, जिसकी मदद से यूजर्स फिक्स डिपॉजिट कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए पेमेंट ऐप गूगल पे और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाथ मिलाया है, जिसके बाद गूगल पे यूजर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए खरीद सकेंगे। यूजर्स को इस एफडी पर अधिकतम 6.35% का ब्याज दिया जाएगा। भारत में निवेश के लिए लोग फिक्स डिपॉजिट पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए गूगल पे के जरिए एफडी फैसिलिटी को ऐप पर जोड़ा गया है। शुरुआत में यूजर्स को एफडी के लिए 3.5 से 6.35% तक का ब्याज दिया जाएगा। इंस्टेंट पेमेंट ऐप को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गूगल पे के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के कस्टमर मोबाइल ऐप की मदद से प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए LIC पॉलिसी धारक को अपने मोबाइल से LIC पे डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की मदद से आसानी से बीमे की प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का ये ऐप इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। इस ऐप के जरिए पेमेंट करने पर रसीद की सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है। इस रसीद का प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, LIC अपने ग्राहकों की आसानी को ख्याल में रखते हुए उन्हें कई और ऑनलाइन सुविधाएं भी देता है। आप किसी भी पॉलिसी का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी का स्टेटस चेक करना है तो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट विजिट करें, जहां आपको होम पेज पर कस्टमर पोर्टल ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। और अब खबर किसानों के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी है। आज किसान महापंचायत होने जा रही है। तो देखिए, आज हरियाणा में किसानों की महापंचायत होगी। करनाल की अनाज मंडी में 10 बजे महापंचायत होगी, जिसमें मिनी सचिवालय को घेराव करने का प्लान किसान संगठन की तरफ से बनाया गया है। मिनी सचिवालय को घेरा जाएगा किसान संगठनों द्वारा। हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आज करनाल, कैथल, पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र में इंटरनेट बंद रहने वाला है। NH 44 का इस्तेमाल ना करें, पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया है। अगर आप उस रूट से जाते आते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि NH 44 का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रास्ता वो बंद होगा, वो मार्ग बाधित होगा। तो 10 बजे महापंचायत का ऐलान किया गया है। सबसे पहले मिनी सचिवालय का घेराव किसान संगठनों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम किसानों की संख्या में भी इजाफा होता देख सकते हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है। अब करनाल में किसान महापंचायत होगी। बीते दिनों करनाल से जो तस्वीरें सामने आई थी SDM के बयान के बाद, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया। इस बीच अब आज महापंचायत होने जा रही है। मिनी सचिवालय का घेराव किसान संगठन करने वाले हैं। बिल्कुल, तो अब से कुछ देर में यानी कि 10 बजे किसान मंडी में ये महापंचायत होने वाली है। कैथल, पानीपत में इंटरनेट की सेवाएं आज 24 घंटे के लिए फिलहाल बंद रहेंगी। अब देखना होगा इस महापंचायत के जरिए क्या कुछ बात आज राकेश टिकैत कहते हैं, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर में देखा रविवार को जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी गई तो उसमें अल्लाहू अकबर के नारे भी सुनाई दिए थे। और आज करनाल में किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। तो एक तरफ तस्वीर रविवार की, दूसरी तरफ हम आपको मंगलवार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां की जानकारी आप तक दीपिका पहुंचा रही हैं। करनाल में शक्ति प्रदर्शन आज होने जा रहा है और मुजफ्फरनगर में महापंचायत से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार 3 जो कृषि कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसे काला कानून किसानों द्वारा बताया जा रहा है और उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि वो कानून अभी लागू नहीं है, उस पर रोक है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गौरव हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। गौरव, क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा को लेकर करनाल में काफी ज्यादा व्यापक तैयारियां की गई हैं। 40 कंपनियां जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ जो हरियाणा पुलिस है उसकी लगाई गई है। साथ ही साथ काफी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो किसानों की पंचायत है वो करनाल की अनाज मंडी में है और 10 बजे वो लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू होंगे। उसके बाद वो लोग वहां से चलकर जो करनाल का लघु सचिवालय है, मिनी सचिवालय है, वहां तक जाएंगे। तो उस दौरान जो वो पूरा रास्ता रहेगा उस पर काफी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है और हरियाणा सरकार दोनों ने साफ कर दिया है कि आप प्रदर्शन करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर किसी भी तरह से सड़क को बाधित करने की कोशिश की जाती है
रूट से अगर वो हटने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर पुलिस उनको रोकेगी और किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की परेशानी खड़ा करेगा तो उसके लिए भी बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। ऐसी तैयारी हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से कर ली है। देखिए, करनाल के साथ साथ 4 और जिलों में इंटरनेट सेवाएं, चाहे वो मैसेजेस हों, बल्क मैसेजेस हों, डोंगल सर्विसेज हों, ये सभी कुछ बंद कर दी गई है। सिर्फ ब्रॉडबैंड चल रहा है और नॉर्मल वॉइस कॉल्स जो है वो की जा सकती हैं। इसके लिए क्योंकि सरकार को इस तरह की सूचना मिली है कि कुछ लोग जो है इस मामले में असामाजिक तत्व जो है वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं और यही वजह है। बिल्कुल गौरव, लेकिन किसानों को ये समझना होगा कि महापंचायत से हल नहीं निकलेगा। जिस चीज से हल निकलेगा सरकार से बात करने से, वो किसान फिलहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस खास जानकारी के लिए। आज से देखिए यूपी दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी रहने वाले हैं। अयोध्या से दौरे की शुरुआत ओवैसी द्वारा आज की जाएगी। जी हाँ, अयोध्या में फिलहाल धारा 144 लागू किया गया है। ओवैसी की रैली में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अयोध्या जाने से पहले लखनऊ में ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ओवैसी आज क्या कहते हैं। तो इसे चुनावी शंखनाद भी AIMIM की तरफ से माना जा रहा है। अगले साल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और पार्टियों की लगातार कोशिश जारी है। अपनी जमीन तलाशने की कोशिश अलग अलग पार्टी कर रही है और मिशन यूपी पर आज से चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के प्रमुख। तो देखिए, अयोध्या से दौरे की वो शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि उनके पोस्टर को लेकर के पहले ही विवाद छिड़ गया, जिसमें अयोध्या का नाम पोस्टर में फैजाबाद लिखा गया था, जिसको लेकर के साधु संतों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो 50 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते उस सभा में। और जिस पोस्टर का जिक्र दीपिका कर रही हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ग्रैंड वेलकम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। नीचे क्या लिखे, रुदौली फैजाबाद। अयोध्या को फैजाबाद लिखा इस पोस्टर के अंदर। मिशन 2022 का जिक्र भी है इस पोस्टर में। जो चीज हम कह रहे हैं कि चुनावी शंखनाद का आगाज इसे माना जाए, वो इस पोस्टर से स्पष्ट है। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का मिशन उत्तर प्रदेश क्या है। 7 सितंबर को अयोध्या और 8 सितंबर को सुल्तानपुर वो जाएंगे। 9 सितंबर की अगर बात करें तो बाराबंकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में सभा रखी गई है ओवैसी की तरफ से। और चलिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री आज शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। कई कुछ शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से, उसका शुभारंभ होगा। जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, वहीं तो शिक्षा पर्व 2021 है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। असेसमेंट फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक।